सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इस्राएल और हमास के बीच वर्तमान संघर्ष पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की, जो आज से लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुआ था। इन 1.5 सालों में ये युद्ध कई दौर से गुजरा। लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से कई प्रयास हुए युद्ध रोकने के, और ये प्रयास सफल भी रहे। इस साल जनवरी में दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हुए, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक बार फिर से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की जान गई है। अब उसकी ओर से जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इजराइल का कहना है कि उसके 59 नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, और चूंकि हमास उनकी रिहाई में देरी कर रहा है, इसलिए हारकर उसे ये कार्रवाई शुरू करनी पड़ी है। वहीं हमास ने इसे सरासर युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। इजराइल ने नए सिरे से हमले क्यों शुरू किए? क्या हमास वाकई इजराइल के बंदी नागरिकों को छोड़ने में जानबूझकर देरी कर रहा है? दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की शर्तें क्या थीं? भारत सरकार का इस संघर्ष के बारे में क्या रुख है? और आखिर में बड़ा सवाल कि ये युद्ध आखिर कहां जाकर रुकेगा? इन सब पर विस्तार से चर्चा के लिए हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव जी का। धन्यवाद। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार, जो दुबई में हैं। उन्होंने इस युद्ध पर अपनी ताजा रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं। इजरायल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान और तेज कर दिया है। केंद्र और दक्षिणी इलाकों में जमीनी सेना भेजी जा रही है। ये कार्रवाई उन हवाई हमलों के एक दिन बाद हुई है जिनमें कम से कम 400 पालस्तीनी मारे गए हैं। ये अक्टूबर 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से सबसे घातक दौर में से एक माना जा रहा है। आज सुबह इजरायली हमलों में 70 से अधिक पालस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब इजरायली सेना ने घोषणा की है कि दक्षिण गाजा से उत्तर की ओर जाने की अनुमति नहीं देगी, जिससे जनवरी के युद्ध विराम से पहले लागू की गई नाकाबंदी दोबारा बहाल हो गई है। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि 2 महीने के युद्ध विराम के बाद गाजा पट्टी पर नए सिरे से इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई शुरू हुई है, इसके क्या मायने हैं और इसकी शुरुआत क्यों हुई? इजराइल के साथ इजराइल और हमास के बीच में जो समझौता हुआ था कतर के और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के माध्यम से, उसमें 3 चरण थे। पहले चरण में कुछ बंधकों की रिहाई और इजराइल का पार्शियल विड्रॉल गाजा से। दूसरे चरण में जो बाकी बंधक हैं, जिनकी संख्या 59 है, उनमें से अनफॉर्चुनेटली शायद 35 मर चुके हैं, तो 24 जो जिंदा बंधक हैं, उनकी रिहाई, इस बशर्ते कि इजराइल अपनी बाकी फोर्सेस को गाजा पट्टी से एकदम हटा ले। अब इस पे सवाल ये उठता है कि दूसरे चरण में को शुरू करने में देर क्यों हुई और किसकी तरफ से हुई। ये मुद्दा इजराइल की आंतरिक राजनीति से जुड़ा हुआ है। नेतन्याहू के कोलिशन में 2 उग्रवादी सदस्य थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इतमर गवीर और एक दूसरे मिस्टर यहूदेत। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इतमर गवीर ने, उनको उनके इस्तीफा देने से इनका बहुमत कम होने की आशंका थी, तो उनको ये वापस ले आए हैं। अब इनके सामने इनको अपना बजट 31 मार्च के पहले पास करवाना है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इनका बहुमत सिर्फ 4 सदस्यों का है। इनकी सरकार के पास 62 सदस्य हैं और विपक्ष में 58 सदस्य हैं। इनके कोलिशन के 3 सदस्यों ने कह दिया है कि अगर वो उनकी शर्तों को नहीं मानेंगे तो वो निकल जाएंगे। उनकी शर्त क्या है? अभी कुछ अरसा हुआ इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि जो हरेदी, जो एक ज्यूइश जनसंख्या का एक हिस्सा है, जो बड़े रूढ़िवादी लोग हैं, उनको भी सेना में भर्ती होना और काम करना चाहिए। ये जो रूढ़िवादी ग्रुप है, जो हमेशा कुछ बड़ी उग्रवादी उनकी पोजीशंस रहती हैं और वो युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, मगर वो खुद नहीं लड़ना चाहते हैं, तो इस पे जो इजराइल की बाकी पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी आक्रोश रहा है। और ख़ासतौर से जो पिछले 1.5 साल के युद्ध में जिसमें बाकी लोग मारे गए, इनके सदस्य गए ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको भी सेना में भर्ती होना चाहिए। उस नियम को ये हटवाना चाहते हैं नेतन्याहू के द्वारा।
इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये जो निर्णय हुआ है युद्ध दोबारा से सैनिक कार्यवाही शुरू करने का, ये उनकी आंतरिक राजनीति से जुड़ी है और ये मेरा मत नहीं है। ये अगर आप ये जेरूसलम पोस्ट जो एक बड़ा वेल नोन इजरायली न्यूज़पेपर है, उसके एडिटोरियल ने आज कहा है। आपने बताया कि ये युद्ध एक बार फिर शुरू होने का जो कारण है वो इजराइल की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा हुआ है। आपने जिक्र किया कि वहाँ एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि युद्ध जारी रहना चाहिए। ये जो संख्या है रूढ़िवादी लोगों की वहाँ पे, इस वर्ग की, वो लगभग इजराइल में कितनी है और उनका कितना हस्तक्षेप रहता है सरकार जब नीतियां बनाती है उसमें, खासकर हम अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें उसमें? देखिए, उनकी रूढ़िवादी ग्रुप की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन वो आइडियोलॉजी के हिसाब से उनका काफ़ी रोल रहता है। और इजराइल में जो उनका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इलेक्शन प्रोसेस है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, जो हमारे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से एकदम अलग है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है कि जो छोटे से छोटा ग्रुप भी है उसका डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो उसी का इन्होंने इस्तेमाल किया है सरकार पे दबाव डालने का। और जैसा मैंने बताया कि अब उनकी जो पोजीशंस हैं उसमें इजराइल के बाकी लोगों में आक्रोश है कि वो लड़ने को कह रहे हैं, जो बाकी बंधक हैं उनकी रिहाई, अगर लड़ाई जारी रही तो उनकी जान पे खतरा है, मगर ये खुद नहीं लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए इजराइल में एक ऐसा वर्ग है जो अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ इस समय सड़कों पर है। वो विरोध कर रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए और जो दूसरे चरण का संघर्ष विराम, युद्ध विराम जो है वो लागू होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पहला संघर्ष विराम का जो पहला चरण था वो 42 दिनों तक चला और दूसरे चरण की अब शुरुआत होनी थी, तो उसे शुरुआत से पहले ही इजराइल ने फिर से एक बार सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। हम इस सैन्य कार्रवाई पर फिर से आएंगे। इस बार जो इजराइल का कहना है वो है कि हम मध्य और दक्षिण गाजा पट्टी से पूरी तरह से यहाँ से हमास का कब्जा हटाएंगे और वहाँ एक हम जिक्र करेंगे उस विशेष नेंजरिन लाइन का जो दोनों उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को बीच से बांटती है। तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि युद्ध अब किस दिशा में जाता दिख रहा है? इजराइल का जो कथन है, जहाँ तक हमास की बात है, हमास को तो शायद ही कोई मुल्क सपोर्ट करे। हिंदुस्तान ने तो उसकी निंदा भी की है और हमें पूरी सहानुभूति है इजरायली से जो उन पे टेरर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 1947 में। लेकिन जहाँ तक समझौते की बात है, वो तो उस समझौते के अनुसार इजराइल को गाजा पट्टी से निकलना था। तो नेटजारिम कॉरिडोर जो एक लाइन है उत्तरी और दक्षिणी गाजा को बांटने की, वो लाइन भी इन्होंने शुरू की थी। लड़ाई के शुरू में इजराइल ने वो लाइन बनाई थी कि पैलेस्टीनियंस को नॉर्थ गाजा जो इजराइल के पास है वहां जाने से रोकने के लिए। वहां से तो वो खुद पहले चरण में हट गए थे। अब दूसरे चरण में उनको फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो कि गाजा की जो दक्षिणी सीमा है इजिप्ट के साइनाई बॉर्डर से, वहां से भी हटना था। अब उसकी जगह वो वापस आ गए हैं नेटजारिम कॉरिडोर पे पुनः। इससे तो युद्ध आगे बढ़ेगा ही। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है पूरी गाजा पट्टी की, खास करके उत्तरी और दक्षिणी और मध्य गाजा में, तो अगर आप उसके बारे में बता सकें। गाजा पट्टी में जैसा आपके श्रोताओं ने देखा होगा टेलीविजन पे, बड़े पैमाने पे विध्वंस हुआ है बमबारी की वजह से, तो उसके रिकंस्ट्रक्शन में वक्त लगेगा। यूएन का एक एस्टिमेट है कि करीब 53 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। अभी उसके किसी ने प्लेज नहीं किया है, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है। और इस बीच में 2 मार्च से इजराइल ने जो वहाँ पे खाद्य सामग्री जा रही थी उसको भी रोक दिया है। तो वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई है। और जो हमारे विदेश मंत्रालय के वक्ता का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने चिंता इस पे, बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे कि भारत का इस पे क्या रुख है। उससे पहले आपने मानवीय मदद की बात की। युद्ध विराम में एक शर्त ये भी थी कि गाजा पट्टी में पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। अब चूंकि ये फिर से युद्ध शुरू हो गया है और मानवीय मदद बंद हो गई है, अभी इस समय वहाँ कैसे हालात हैं गाजा पट्टी में? गाजा पट्टी में हालात काफ़ी ख़राब हैं। जो रोज़मर्रा की जो भी सामग्री है सबके दाम बढ़ गए हैं, तेल या गैस या खाने का सामान, और ये स्थिति ज़्यादा दिन चल नहीं सकती है। हम इससे थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। जनवरी में युद्ध विराम हुआ था। इस युद्ध विराम की कुछ शर्तें थी जिनका थोड़ा आपने अभी जिक्र भी किया। 3 चरणों में युद्ध विराम लागू होना था। हम इस युद्ध विराम की शर्तों के बारे में अगर आपसे संक्षेप में जानना चाहें तो वो शर्तें क्या थी, खास करके जो 3 चरण थे वो क्या थे? पहले चरण में
तो 25 बंधकों की रिहाई हुई, इजरायली बंधकों की, और उसके एवज में इजराइल ने करीब 1900 पैलेस्टीनियंस को रिहा किया। इसके साथ इजराइल ने गाजा पट्टी के अंदर जो जैसे नेटजारिम कॉरिडोर है वहां से वो हट गए। ये पहला चरण था। दूसरे चरण में उनको शेष गाजा से भी हटना था, और जो 59 बंधक बचे हैं जिनमें से 24 जीवित हैं और शायद 35 की मृत्यु हो गई है, उनके शव वापस होने थे। और इसके साथ उनको जो गाजा की दक्षिणी सीमा है उससे भी हटना था। इस चरण की अवधि थी करीब 42 दिन। अभी ये शुरू ही नहीं हुआ है, ये करीब 15-20 दिन से ज्यादा ये डिले हो गया है। जो तीसरा चरण है उसमें फिर रिकॉन्स्ट्रक्शन की बात होनी थी, तो तीसरा चरण तो अभी कहीं दिख भी नहीं रहा है, अभी दूसरे चरण भी नहीं शुरू हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन की बात की आपने, जिसमें आपने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने $53 बिलियन का एक अनुमान लगाया है कि कम से कम इतनी धनराशि की जरूरत होगी गाजा को फिर से बसाने में, फिर से वहां बसावट हो, इसके लिए कई दशक भी लग सकते हैं। ये भी संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक बयान का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। फरवरी में ही एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हम गाजा को दक्षिण एशिया का स्वर्ग बना देंगे, रिवेरा ऑफ वेस्ट एशिया, ये बनाने की बात उन्होंने कही थी। हम आपसे इस बयान के मायने जानना चाहेंगे। अमेरिका का हित गाजा में क्या है, और ट्रंप जब ये बात कहते हैं कि हम इसे स्वर्ग बना देंगे मध्य एशिया का, तो वो क्या कहना चाहते हैं आखिर? राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन, मध्य पूर्व, उसको रोकना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने इसके लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। उन्होंने शासन में आने के पहले ही शर्त दी थी कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए, और उनके दबाव की वजह से मेरे ख्याल से काफी प्रगति भी हुई है। जहां तक उनका कहना है कि ये गाजा में वो रिवेरा बनाएंगे, इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरब लीग ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, अभी हाल में हुई है 15 दिन, इजिप्ट में, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने बड़े अरब कंट्रीज हैं, सब ने, जॉर्डन पार्टिसिपेट किया। और उनके बयान में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के इस सुझाव से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, एक इजराइल और साथ साथ पैलेस्टाइन। उन्होंने इस पे भी मानवीय सहायता की भी बात की है, लेकिन ये उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है कि पैलेस्टीनियंस के गाजा से विस्थापन के पक्ष में वो हरगिज नहीं है, और वो चाहेंगे कि उनको वहीं रख के रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाए। और अरब लीग की ये शुरुआत से ही उनका पक्ष यही रहा है। हम यहाँ आखिर में आपसे जानना चाहेंगे भारत सरकार के पक्ष का, जो अभी बयान भी आया है सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि गाजा में स्थिति को लेकर भारत सरकार चिंतित है। साथ ही इजरायली बंदियों की रिहाई में हो रही देरी को लेकर भी सरकार ने चिंता जताई है। भारत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हमारी विदेश नीति मध्य एशिया को लेकर अभी उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारत ने जब 7 अक्टूबर का वाकया हुआ था तो बड़ा स्पष्ट कर दिया था, हमने अपना कंडेम बड़े स्ट्रॉन्ग टर्म्स में किया था हमास की कार्यवाही को, और ये हमारी जो पुरानी पोजीशन रही है टेररिज्म के खिलाफ वो रही है। लेकिन इसके साथ हमारे अरब मुल्कों से और भी अच्छे संबंध हैं। हमने पैलेस्टीनियन कॉज के लिए बड़ा काम किया हिंदुस्तान ने, एंड इनफैक्ट एज ए रिकग्निशन कि हिंदुस्तान की जो भी भूमिका रही है पैलेस्टीनियन मुद्दे पे, उसके एवज में जब यूएन की पैलेस्टीनियन कमेटी बनी तो अरब कंट्रीज की तरफ से सुझाव आया कि हिंदुस्तान उसका चेयरमैन रहे, और हम 9 साल उसके चेयरमैन थे। और अभी जो हमारी भूमिका रही है और जो बयान हुआ है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हम चाहेंगे, भारत सरकार ने कहा है कि वो बंधकों की रिहाई होनी चाहिए और जो मानवीय सहायता है उसको चालू करना चाहिए, किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने समझा कि इस समय गाजा में वर्तमान स्थिति क्या है, वहाँ जो लड़ाई फिर से शुरू हुई है उसकी वजह क्या है, भारत सरकार का इस पूरे मसले पर क्या रुख है, और भारत चाहता भी है कि जल्द से जल्द ये युद्ध रुके। और ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक अच्छी खबर होगी कि अगर युद्ध रुकता है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कोई अच्छी खबर हमें मिले। और इसी के साथ हम आज इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी विस्तार से जानकारी दी आपने गाजा पर वर्तमान स्थिति की, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इस्राइल और हमास के बीच वर्तमान संघर्ष पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।